गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन। सो आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो एस्टेट से संबंधित रहेगी। आपको पता है कि एस्टेट का पेपर है हमारा आ चुका है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं उसके अंदर सीडीपी का जितना पोर्शन रहा है वो सारा का सारा हम आज की क्लास है उसके अंदर कवर करेंगे। तो इससे क्या है कि आपके जो से भी टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो आपके साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सारे के सारे जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस हमारी क्लास लंबी होती है तो इसको हम दो वीडियो हैं उसके अंदर डिवाइड कर लेंगे। अदरवाइज कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पीवाईक्यू है उनको सोल्व करने की। तो आइए आज की जो वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पेपर है आज का वो है 2023 का लेवल 2 यानी कि जो टीजीटी का हमारा पेपर हुआ था 2023 के अंदर उसको हम करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम। ये है हमारा सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, यानी कि जो हेरिडिटी है हमारी उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। हेरिडिटी और डेवलपमेंट है, ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट एक हमारा जो टॉपिक होता है उसके साथ ही होता है एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हेरिडिटी है उसके भी अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और इन्वायरमेंट है उसके भी बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी होती है उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा है वो हेरिडिटी का सिद्धांत नहीं है। तो जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी होता है वो हेरिडिटी का सिद्धांत है। लॉ ऑफ वेरिएशन भी है, लॉ ऑफ रिग्रेशन भी है, लेकिन जो लॉ ऑफ प्रोग्रेशन है वो हेरिडिटी का सिद्धांत नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। यानी कि जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, किसी भी मतलब जब हम बुद्धि है इंटेलिजेंस है उसको मेजर करते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, सैन्मन फोर्ड बोर्ड टेस्ट या फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है, वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको पता है जो क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कौन से होते हैं जहाँ पर हम जब इवेल्युएशन करते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है, यानी कि जहाँ पर जो कि आंसर होगा ना किसी भी क्वेश्चन का वो एक ही हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर उसको हम 10 जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चेक कराएंगे तो भी आंसर है वो एक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है जहाँ पर जैसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, आपके एसे टाइप आंसर। ठीक है, ये इसमें क्या होती है कि हमें थ्योरी लिखनी होती है और थ्योरी के बेस पर अगर 3 एग्जामिनर से भी अगर हम चेक कराए तो तीनों क्या है, तीनों अलग अलग मार्क्स उसके अंदर दे सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एमसीक्यू दे दिए, 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ही ठीक होगा, उसको चाहे 3 एक्सपर्ट से चेक कराएं हम या 10 एक्सपर्ट से चेक कराएं, आंसर क्या है वो एक ही होगा। ठीक है, इसलिए जो मार्क्स हैं वो भी उतने ही आएंगे जितने बच्चे ने सही कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है पूछा गया है। तो मैचिंग है, जब मैच करेंगे तो वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। ठीक है, एनालिटिकल है, ये हमारा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है क्योंकि क्या है इसके अंदर विश्लेषण होता है। जब बच्चे ने थ्योरी लिखी है उसको पढ़ के हर एक एक्सपर्ट है जो पेपर चेक करने वाला है उसका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो अलग अलग मार्क्स उसको मिलते हैं। एमसीक्यू क्या है जहाँ पर आपको 3-4 जितने भी ऑप्शन है वो दिए गए होते हैं, उसमें से कोई एक आपको चूज करना होता है। वो लास्ट में है ब्लैंक स्पेस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की जहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसके ये भी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कि एनालिटिकल कि विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 कि अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलसेंस पीरियड कि पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो किशोरावस्था है वो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है। ये मोरल रियलिज्म की स्टेज है या मोरलिटी कंस्ट्रेंट की स्टेज है, हिट्रोनोमस मोरलिटी की है या ऑटोनोमस मोरलिटी की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 ऑटोनोमस मोरलिटी क्या है कि बच्चे के अंदर स्वायत्ता खुद से नैतिकता है, मोरल की अवस्था
एडोलसेंस के अंदर आती है, क्योंकि एडोलसेंस में क्या है, बच्चा खुद सी चीज़ों को सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप देखेंगे ना कि जब ये जो एडोलसेंस होती है इसके अंदर बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है जो भी सोशल एक्टिविटी होती है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? यानी कि क्या पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू, जैसे आपको पता है कि पियाजे है, पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है सेंसरी ऑपरेशनल, इसके बाद है प्री ऑपरेशनल, इसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और इसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उससे प्रश्न पूछा गया है कि उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे की है, नहीं है, सॉरी यहाँ पर क्या है, नोट पूछा गया है कि कौन सी इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, कौन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं आती। तो यहाँ पर देखो रिवर्सिबिलिटी है, वो हमारी इसके अंदर आती है, जो बच्चा है कॉन्क्रीट के अंदर रिवर्सिबिलिटी है उसको सीख जाता है। इसके बाद है सीरियलाइजेशन, ये भी आता है। कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे लंबा बर्तन है उसके अंदर पानी, या फिर ऐसे बर्तन है उसके अंदर जो पानी है या कुछ भी कोई भी चीज़ है, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन। जो थर्ड है ना एनिमिज्म, ये कॉन्क्रीट में नहीं आती, ये जो बच्चे की प्री ऑपरेशनल होती है ना उसके अंदर ही आ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो एक और चीज़ आती है कि जब इसके अंदर ना मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, कई बार तो पहले तो क्वेश्चन ऐसे आते थे कि यहाँ पर जैसे इसने प्री ऑपरेशनल एनिमिज्म दिया है तो यहाँ पर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट जो स्टेज होती है उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स देते थे। ठीक है, ताकि बच्चे को क्या होता था कि यहाँ तक तो बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, मतलब वो जो एक्टिविटी है इसकी वो अभी इसको अचीव करनी बाकी है। लेकिन अब क्या करते हैं, जो प्री ऑपरेशनल है पहले की दे देते हैं, ये जानने के लिए कि ताकि बच्चे को क्या है कन्फ्यूजन होता है कि जो प्री ऑपरेशनल में है वो स्टेज तो बच्चे ने पहले ही एक्वायर कर रखी है, लेकिन नहीं, आपको क्या है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। इन्फेसी है, फर्स्ट स्टेज तक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, सेकंड तक कौन सी, थर्ड तक कौन सी और फोर्थ तक कौन सी। तो ये आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 2 पर्सन आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ये सही है, क्योंकि 2 पर्सन है, उनकी मतलब क्या है, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, सब कुछ अलग होता है। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस आर deviation in regards to the characteristics. Individual difference distinguish individual in their totality and individual difference are the sole result of heredity. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना इसके अंदर हेरिडिटी है, उसके साथ ही इन्वायरमेंट है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 कि when the lesson to be learned by a children is long and difficult and require a lot of understanding, then which method of learning will be appropriate। कि जब एक किसी भी बच्चे के लिए कोई भी लेसन है वो काफ़ी उस लेंथी है, सीखने के लिए उसके पास डिफ़िकल्टी लेवल है जो लेसन का वो भी हाई है, और बच्चे को उसको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम के लिए कौन सा मेथड हमें अपनाना चाहिए। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है होल मेथड, यानी कि पूर्ण विधि। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अधिगम निरोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा। क्या है यहाँ पर, क्या पूछना चाहता है ये देख लेते हैं पर इंग्लिश में भी। विच टीचिंग मैक्सिम्स इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा टीचिंग मैक्सिमम ठीक नहीं रहेगा। देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे ये तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे और उसके बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ सिखाएंगे, तो ये उनके लिए ठीक है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये वाला
जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो क्या होता है, जो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं इमेजिनेशन से हम कॉन्क्रेंट, तो बच्चों के डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए होनी चाहिए कॉन्क्रेंट टू एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे इसने अपोजिट दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ठीक है, नोन टू अननोन ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पहले हमारे पास हेरिडिटी का जो प्रिंसिपल है उससे संबंधित पर्सन आया था, और हमारा क्या है जो प्रिंसिपल है उसके डेवलपमेंट से संबंधित पर्सन आया हुआ है। तो क्या कौन सा प्रिंसिपल हमारा इसमें नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसको हम हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट ये बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट है वो कभी भी लीनियर पाथ फॉलो नहीं करता, क्योंकि डेवलपमेंट के हम देखें ना दो साइड से होता है, सिफेलोकोडल जो कि क्या होता है सिर से पैर की तरफ यानी कि हेड टू टो, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडल वो क्या होता है इनर टू आउटर साइड। ठीक है, तो जो लीनियर पाथ है वो फॉलो नहीं करता। इसके बाद है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। तो यहाँ से आप जब भी सोशियो और कल्चर थ्योरी की बात की जाती है ना, तो ये थ्योरी किसकी है, लेव वाइगोत्स्की की। या जी है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके अंदर बच्चे के जैसे स्कीमा वगैरह है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उनका कहना है कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना उसके अंदर उसके सोशल और कल्चर जो फैक्टर है उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, नया सामाजिक समूहन, पहचान की खोज या वीर पूजा। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, की जो किशोरावस्था होती है बच्चे की उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी नहीं है। देखिए जब न्यू सोशल ग्रुप बच्चा कोई बाहर नया सोशल ग्रुप बनाता है तो वो एडोलसेंस में ही बनाता है। सर्च फॉर आइडेंटिटी यानी कि खुद की एक जो पहचान सीखता है वो भी बच्चा एडोलसेंस में ही करता है। हीरोशिप क्या होती है कि बच्चा क्या है खुद को एक ऐसे रोल के रूप में लेके आता है कि जहाँ पर वो अपनी पहचान है उसको एक हीरो की तरह अपनी पहचान को आगे लाने की कोशिश करता है, ये भी एडोलसेंस में आती है। लेकिन जो ये है हार्मोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ये एडोलसेंस में नहीं है, उससे पहले ही बच्चे का हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। आपको पता है कि जो कोलबर्ग है ना उसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल मोरालिटी की स्टेज है इससे प्रश्न पूछे गए हैं। 3 तो इसके अंदर क्या है हमारे लेवल, और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें ना तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इन 6 की 6 जो स्टेजेस हैं इनको आप याद करके जाना, क्योंकि किसी भी स्टेज से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास ऑप्शन है कि विजिलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इसके अंदर क्या है जो हमारी फर्स्ट है ए और हमारी जो डी ये है, ये हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी है, इसकी स्टेज नहीं है। जबकि जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन और मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर ये हमारी कन्वेंशनल की है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि अवधान व चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना है वो क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कोग्निटिव लर्निंग।
ठीक है। देखो अफेक्टिव क्या है, अफेक्टिव तो हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसी से संबंधित है। मोटोर है, मोटोर क्या होती है, जब बच्चा अपने यहाँ जो मोटर डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। ठीक है। फाइन यानी कि जो क्या है हमारी छोटी छोटी मसल्स, जैसे अब जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या है कि हाथ है, हाथों को हिलाना सीखता है, फिर क्या है धीरे धीरे जो हाथों की जो उंगलियां होती हैं उस पर पकड़ बनानी सीखता है। ठीक है। तो ये है हमारी मोटर लर्निंग। ठीक है। अफेक्टिव हमारी इमोशन से रिलेटेड है और इमिटेटिव क्या है कि किसी भी चीज़ है उसको फॉलो करना, किसी भी चीज़ का आपने फॉलो अप किया, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप जो चीज़ करते हो वो अपनी मम्मी है उसकी कॉपी करता है एज इट इज़, ये होती है हमारी इमिटेटिव लर्निंग। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा कोगिनेटिव लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेंटल प्रोसेस, अटेंशन और रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, which teaching learning strategy is more useful for the students in context of social learning? फील्ड ट्रिप, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट या ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि किसी भी बच्चे की सोशल लर्निंग की बात की जा रही है। ठीक है, कि कोई कोई भी बच्चा है उसका की सोशल लर्निंग सबसे ज़्यादा कब होगी। तो फील्ड ट्रिप क्या होता है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्या हम टूर या ट्रिप जब जाते हैं स्कूलों में, उसी को हम बोलते हैं फील्ड ट्रिप। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा जब औरों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करे, औरों के साथ ज़्यादा इंटरलिंक हो और सीखे। तो ये इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। लेक्चर मेथड क्या है हमारा, जो क्लास में नॉर्मली टीचर आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जो हमारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स में कोई लैब वगैरह हो गई हमारी, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अगर यहाँ पर सोशल लर्निंग की जगह पे अगर हमारी कोग्निटिव से संबंधित बात आती तो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग जाता, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कि इन पेवलोव कंडीशनिंग थ्योरी, जो पेवलोव की थ्योरी है, विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिव इफेक्ट अफेक्ट द कंडीशनिंग बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुली। जैसे ने कि आप सभी ने जो पेवलोव है उसका एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ा होगा, कि उसने एक डॉग है, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से जो बेल है, बेल के बजने पर सलाइवा है वो आता है डॉग का। ठीक है। तो उसमें क्या है, यहाँ पर स्टिमुली है उसको मेजर कर रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि विच डज नॉट, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुली है उसके को पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ स्टिमुली प्रेजेंट, कि एक फिक्स टाइम यानी कि बेल बजने पे और खाना मिलने के बीच का जो टाइम है, फिक्स टाइम, वो इसको डेफिनेटली इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर नोट पूछा गया है। इसके बाद है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, कि इसी प्रोसेस इसको बार बार उद्दीपक है उसकी पुनरावृत्ति, ये भी डेफिनेटली इसको इफेक्ट करेगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट का होना भी जरूरी है, ये भी इसको इफेक्ट करेगा। इसके बाद है लेक ऑफ मोटिव, ये चीज़ है ये इसको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। मोटिव क्या है कि अब डॉग है, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मोटिव क्या होता है, प्रेरणा। तो अब डॉग है, डॉग को तो कोई ऐसी उसको समझ में नहीं आता, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रखा होता डॉग का, तो जो मोटिव है आप डॉग को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ उसको इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि कौन सा हमारा फैक्टर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, कंटेंट नॉलेज ऑफ टीचर एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर। तो जो टीचर की फिजिकल अपीयरेंस है ना वो इफेक्ट नहीं करेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। टीचर की जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़रूरी है। टीचर है उसको कंटेंट की नॉलेज कितनी है ये अफेक्ट करेगी, और टीचर के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टीचर किस तरह से अपनी जो नॉलेज है उसको आदान प्रदान कर रहा है, मतलब ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है, जो प्रोसेस जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस नहीं करेगी टीचर की अफेक्ट, क्योंकि जैसे आपको पता है जब कोरोना आया था 2020 में, उस टाइम पे बहुत सारी हमारी ऑनलाइन क्लास लगी थी, उस टाइम पे कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी टीचर की, लेकिन फिर भी हमारी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रही। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर, किन कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता।
यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि न्यूट्रिशन, मेंटल स्ट्रेस ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर क्या है हमारा न्यूट्रिशन भी इफेक्ट करेगा, जो मदर है उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, दुर्घटनाएं हैं वो भी सिंपल सी बात है वो भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इज रिलेटेड विद विच लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। जैसे बताया जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ना के ना टोटल वैसे तो 3 थे, इसके बाद 5 आए थे, 5 लॉ हैं, उसमें से एक लॉ है उसको रिवाइज किया गया था, ठीक है। उससे संबंधित हमारा प्रश्न है कि लॉ ऑफ यूज और डिसयूज है इज रिलेटेड विद विच लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू दी, कि जो हमारे पास ये जो 4 हमारे ऑप्शन दिया है कौन से लॉ से हमारा ये रिलेट करता है या नहीं करता है पूछा गया है। जी करता है पूछा गया है, क्योंकि हमें नहीं है जो शब्द होता है नोट उसको क्वेश्चन के अंदर देखना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारा आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है क्या लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये लॉ ऑफ यूज और डिसयूज है उसके इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मोटिवेशनल थ्योरीज एंड देयर प्रोपोनेंट्स। तो यहाँ पर क्या एक साइड हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज दी गई हैं, एक साइड हमारे प्रोपोनेंट्स दिए गए हैं कि किसने उनको दिया था। तो इसमें से हमें नोट जो सही नहीं है, यानी कि हमें क्या है इसमें से जो गलत है उसको चूज करना है। सबसे पहले कि इंसिस्ट एटिकन्स, ये नहीं है, ये फर्स्ट ही हमारा यही गलत हो गया। नीड हायरार्की थ्योरी है, ये मैस्लो ने दी है। ड्राइव है, ये वुडवर्थ ने ही दी है। और अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी है, ये मैकलेन ने दी है। क्योंकि हमारी जो ये इंस्टिंक्ट जो थ्योरी है ना, ये दी थी हमारी विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। ये आप याद रखें, आगे भी हमारा इससे प्रश्न बन सकता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन उसका क्या अर्थ है। एजुकेशन फॉर सोशली डिप्राइव्ड, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, एजुकेशन फॉर नॉर्मल, एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ वो ठीक रहेगा कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चों को हम एक साथ जहाँ पर लेके आते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, कि इफेक्टिव लर्निंग है उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। मोटिवेशन, इंडिविजुअल अप्रोच, पैसिव अटेंशन या फीडबैक। तो पैसिव अटेंशन तो नहीं होनी चाहिए, अटेंशन है वो एक्टिव होनी चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल है वो थर्ड नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू गैगने टू व्हाट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड ए टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट्स, कि गैगने हैं उसने क्या कहा है कि एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कंसेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, रूल लर्निंग या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसका जो सही उत्तर हमारा बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्योंकि क्या बात है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है ना वो सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर आती है, ठीक है। इसके अंदर कई बार इसकी सीरीज है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ना टोटल 9 इसके लेवल हैं। सो सबसे पहले आती है सिग्नल लर्निंग, इसके बाद आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इसके बाद आती है चेनिंग लर्निंग, इसके बाद है वर्बल एसोसिएशन, इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, इसके बाद आएगा कंसेप्ट लर्निंग, इसके बाद आती है रूल लर्निंग और लास्ट में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो ये जो चलती है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तो जो हाईएस्ट लेवल होता है ना वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का। तो कई बार जब गैगने हैं इसकी थ्योरी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे डिस्क्रिमिनेशन है ये दे दिया गया और इससे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जो लेवल है वो इससे बिलो या अबोव आता है और फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसको आप ये जो 9 इसके लेवल हैं इसको बिल्कुल ध्यान से याद करके जाना।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, विच 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फेसाइज्ड इन द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। जो ट्राइआर्किक थ्योरी है वो किसने दी थी इंटेलिजेंस की, वो दी थी स्टर्नबर्ग ने। उसके अंदर पूछा गया है कि जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंशियल है, वो भी है, एक्सपीरियंशियल भी है, ऑपरेशनल नहीं है, कंटेक्चुअल भी है, यानी कि ए, बी और डी। थर्ड इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट स्टेबल फॉर स्लो लर्नर। की जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए कौन सा इसमें सही नहीं है, नोट पूछा गया है। एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग इनके लिए होती है, ठीक है, ड्रिल वर्क है वो भी इनके लिए होगा, बार बार अभ्यास, कोऑपरेटिव लर्निंग भी इनके लिए होती है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, गिफ्टेड बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा फर्स्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कोड फॉर अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन एडोलसेंस। कि जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर किशोरावस्था की स्वीकृत सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के लिए सही कोड है उसका चयन करें। तो सबसे पहले क्या है, लीडरशिप स्किल है वो इनके अंदर होती है, ठीक है। एम्पैथी होती है, एम्पैथी का अर्थ क्या है, 2 वर्ड होते हैं हमारे, एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी तो आपको पता है किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि उसकी जगह पे खुद को रख के देखना। ईगोसेंट्रिज्म है वो एडोलसेंस में नहीं आती, वो पहले हो जाती है। स्टीरियोटाइपिंग है वो भी पहले ही हो जाती है। तो ए और बी इसके सही आंसर रहेंगे। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, द ट्रू मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव लर्निंग, यानी कि CCE से यहाँ पर बात की गई है। तो क्या है कि टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, लगातार परीक्षाएं लेना। इसके बाद है टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद टेस्ट लेना। टू इवेलुएट स्कोलेस्टिक एंड कोस्कोलेस्टिक बोथ एस्पेक्ट। स्कोलेस्टिक तो यानी क्या है बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो, और कोस्कोलेस्टिक यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कितना पार्टिसिपेट करता है बच्चा। इसके बाद है मेजरिंग ओनली एजुकेशनल अचीवमेंट, तो ये नहीं आएगा, डी है वो हमारा इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट है, मतलब टेस्ट के ऊपर टेस्ट लेते रहना, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें बी और सी, कि क्या है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद टेस्ट लेते रहें और बच्चे की दोनों को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर कितना पार्टिसिपेट करता है, एज वेल एज स्कोलेस्टिक, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। तो इसका हमारा जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द एजुकेशन विच प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग and ensure the student interaction with their environment to learn, that is known as स्पेशल एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए की जाती है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आएगा क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, वो स्पेशल प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो बात करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, सारे के सारे बच्चों को एक साथ लेके आकर बिठाने की बात कर रहे हैं। इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। की जो बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए कौन सा बेनिफिशियल सपोर्ट मटेरियल नहीं है। देखो जो ब्रेली मटेरियल है वो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया जाता है, टॉकिंग भी है वो भी इनके लिए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिल्म स्ट्रिप्स। तो देखो जो फिल्म स्ट्रिप्स है, अब जब उनको दिखाई ही नहीं देता तो फिल्म स्ट्रिप्स उनके लिए कैसे हो सकता है, ठीक है। इम्बोडिड मैप यानी कि क्या है, उभरे हुए मानचित्र हैं वो भी इनके लिए होते हैं। तो इसमें नोट पूछा गया है, तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द लर्निंग, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। कि जो क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट कोड फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखो मोटिवेशन है, मोटिवेशन ऑब्वियसली हर एक बच्चे है उसकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर उत्साह बढ़ते हैं सीखने के लिए, तो बच्चा क्या है उस चीज़ को जल्दी सीखता है। एप्टीट्यूड बच्चे की क्षमता कितनी है पढ़ने की वो इफेक्ट करती है। बच्चे का इंटरेस्ट, अगर किसी बच्चे का मैथ के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको वो जल्दी सीखेगा, तो लर्निंग है उसको इफेक्ट करती है। अटेंशन बच्चे की वो भी इफेक्ट करेगी। तो चारों की चारों हमारे ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा 4th रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पर्सन, ए लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर एंड वर्ड्स।
कि एक बच्चा जिसको लेटर्स और वर्ड्स हैं उसके अंदर डिस्टिंग्विश यानी कि उनके बीच में अंतर करने में उसको समस्या होती है, तो वो होती है हमारी डिसलेक्सिया। तो इसका हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास है इसके अंदर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और जो PYQ है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।